मीरपुर ख़ास से तकरीबन 47 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं मौजूद हूँ डिगड़ी शहर, और डिगड़ी शहर में भी डिगड़ी रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये लूप रेलवे स्टेशन जो मीरपुर ख़ास से झुड्डो नबीसर होती हुई कुंडरी से वापस बरास्ता मीरपुर ख़ास पहुंचती थी, उसका एक अहम रेलवे स्टेशन था। इस रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत सी बातें हमारे बहुत से व्यूवर्स जो कि रेलवे से मुताल्लिक मुलाजमत करते रहे हैं वो बखूबी जानते हैं। कल की वीडियो बवजह इंटरनेट की सुस्ती की वजह से लेट मौसूल हुई आपको, उसके लिए तहे दिल से माजरत खा हूँ। कल जुम्मा था, मैंने 2-3 दिन पहले की एक वीडियो में जिक्र किया था हमारी वो शादी जो एक फैमिली थी, वीडियो पे बिल्कुल नहीं आई, जिसके बारे में 2-3 बार तज़किरा हो चुका है। एक बार फिर से तज़किरा करते हुए खुशी हो रही है कि कल वो शादी बखैर व खूबी अंजाम पाई। ये वो शादी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। घर में एक छोटा सा सेटअप किया है, एक देग कौरमे की, एक देग बिरयानी की, और साथ में कुछ मीठा, कुछ कोल्ड ड्रिंक, नान वगैरह। तो ये है, क्योंकि ये फैमिली मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सफ़ेद पोश और वो बिल्कुल वीडियो पे नहीं आना चाहते, तो खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह आज रात ये शादी बखैर खूबी अंजाम पा जाएगी। अल्लाह ताला मुस्तकबिल अच्छा करे दूल्हा दुल्हन का, आमीन सुम आमीन। उसके बाद आज सुबह जब मैं उठा घर से तो मुझे एक शख्स के बारे में इल्म हुआ जिनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ की वजह से वो पैरालाइज हो चुके हैं। मुझे आज की सुबह का आगाज़ वहाँ से करना पड़ा। मैं यहाँ आया हूँ कुएं वाली गली में रफ़ीक साहब से मिलने के लिए। रफ़ीक साहब जो कभी ये ख़ुद ठेला लगाया करते थे, अब वो ख़ुद ठेला लगाने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उन्हें दर्द होता है, 2 कदम चलना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। चलें रफ़ीक साहब से मिलते हैं। मैं एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ख़ुद नहीं मालूम कि कितने दिन लगेंगे और कब वापसी होगी, लेकिन खैर सफ़र तो हमारा इस दुनिया में भी है। और कहा था किसी ने कि रोज़े अज़ल जब हम इस दुनिया में आए हमारा सफ़र जारी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हम रोज़े क़यामत खुदा के हुजूर पेश हो जाएंगे। सर सफ़र में मुश्किलात भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। बाज़ औक़ात हम उन रुकावटों से आसानी से निकल जाते हैं और बाज़ औक़ात निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स के लिए जो एक ठेला लगाता है और उसे इस बात का पता चले कि उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। अच्छे खासे पैसे वाले लोग, वो भी खासा महंगा इलाज है तो उन्हें भी इलाज, एक तो इलाज की तकालीफ़ और उसके बाद पैसे, तो इतने पैसे एक आम शख्स और एक ठेले वाला शख्स तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे साथ रफ़ीक साहब हैं। कल इनके बारे में मुझे पता चला तो वो दुनियावी सफ़र पर निकलने से पहले हम सब की मंशा यही होती है कि यार आखिरत के सफ़र के लिए कुछ तैयारी कर लें। उसमें मैं डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं हूँ, इनडायरेक्ट हिस्सा हूँ। डायरेक्ट हिस्सा तो आप जैसे मेहरबान कई गुमनाम फरिश्ता सिर्फ लोग हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझसे जुड़े हुए हैं, और वो हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला की जो भी मदद नुसरत है वो ऐसे डिज़र्व लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसी सिलसिले में रफ़ीक भाई साहिब फ़राश हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी में मसला है, इनकी कुछ रिपोर्टें वगैरह हैं। मीरपुर ख़ास हैदराबाद और हैदराबाद से रईस परवेज़ साहब, मीरपुर ख़ास में डॉक्टर वसीम साहब, मुख्तलिफ़ जगहों से इन्होंने रिपोर्टें करवाई हुई, रीढ़ की हड्डी में इशू है। तो रफ़ीक भाई, एक तो ये है कि आपको मंथली कुछ फूड की मद में, राशन की मद में, मैं वो अभी आपको दे के जाता हूँ। आपका जो मसला है, आपके रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशन पर डॉक्टर साहिबान 4 से 4.5 लाख बता रहे हैं, ऐसा ही है कुछ। तो हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए होते हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास। कल मैंने भिटाई डेंटल मेडिकल भी विज़िट किया था। कोशिश करूँगा कि उन तक भी ये बात पहुँचे, या और कोई ऐसे मेहरबान डॉक्टर साहब या कोई हॉस्पिटल, कोई इदारा जो इनका इलाज कर पाए रीढ़ की हड्डी का। ये न्यूरो का सुना है, जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं ये वो इलाज करते हैं। मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ सिर्फ। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। अच्छा चलें, अल्लाह करम करेगा। वसीम से भी राब्ते की कोई ना कोई सबील निकल आएगी। हाँ, कहाँ बाहर, कहाँ? कनाडा गए हुए, ठीक है। डॉक्टर हसन नवाब साहब कनाडा में होते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब अगर वसीम साहब से कोई ताल्लुक हो, मुश्ताक साहब का, डॉक्टर इकबाल मेमन साहब का, डॉक्टर हैं, राब्ते तो ताल्लुक तो ज़रूर होते हैं आप लोगों के एक दूसरे के साथ।
और नॉन डॉक्टर हैं। वो यही कहते हैं, मतलब अगर ऑपरेशन कराना चाहते हो तो ऑपरेशन कराची में होगा। रफीक भाई के लिए इनकी रीढ़ की हड्डी के लिए जो भी है ऑपरेट के लिए आप कोई ना कोई सबील ज़रूर निकालेंगे। फूड की मदद में हम इन्हें हमारे ज़रिए से अल्लाह मदद करता रहेगा, बाकी ऑपरेट के लिए तो कोई ना कोई सबील ज़रूर निकालेगा, अल्लाह करम करेगा। उनकी दवाइयों से इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। चीखता था कि मोहल्ले वाले सुनते थे, नीचे आवाज़ें जाती थी, नीचे रोता था, चीखता तो बाहर आवाज़ें जाती थी। अल्लाह करम करेगा। तो आप मैं उनकी अम्मी हूँ। अच्छा, वालदा हैं आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अम्मा जी। कबाब बना रही थी, नीचे बैठे छोटा भाई लेके। अच्छा, ये कबाब का ठेला पहले लगाते थे? चले अल्लाह, नहीं आप बिल्कुल ठीक। आपके अब्बू का नाम? अब्दुल हफीज साहब, जो अच्छा वो तो हिस्से मिजाज जो है रफीक साहब की अभी कायम है, लेकिन ये कि दर्द है उन्हें। चले अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ये रेलवे की एक बेंच है, न जाने इस पर सैकड़ों हजारों लाखों कितने लोग अपनी गाड़ी के इंतज़ार में वक्त पास करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए उन्होंने इस बेंच का इस्तेमाल किया होगा। ये सीमेंटेड बेंच, और न जाने ये कब की बनी हुई है। बहरहाल सुबह मिरपुर खास से निकले, मीरबा नामी शहर से होते हुए डिगड़ी शहर, जो कि मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं 1978 में पैदा हुआ, वहाँ मौजूद। वीरानी का मंजर पेश करता हुआ ये रेलवे स्टेशन, जहाँ से ब्रिटिश सरकार कपास और मिर्ची इन इलाकों में जो पैदा होती थी, उसे वो शुरू में हैदराबाद दरिया सिंध के ज़रिए और उसके बाद फिर कराची बंदरगाह बनने के बाद बंदरगाह के ज़रिए यूरोपीय मंडियों में भेजा करती थी। कभी ये रेलवे स्टेशन आबाद था, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग अपनी मंजिलों पर इसके ज़रिए से पहुंचा करते थे। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, ये स्टेशन वीरान हो चुका है। देगी माई के नाम से मंसूब इस शहर से मुझे आगे जाना है। हमारा अगला पड़ाव होगा इस शहर के साथ ही मुत्तसिल एक और छोटे से रेलवे स्टेशन सूफियाबाद में। ये सूफियाबाद का रेलवे स्टेशन है, एक छोटा सा गांव। न जाने यहाँ रेलवे स्टेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं कि यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया जाता। तो लामुहाला एक ही बात समझ में आती है कि शायद यहाँ की क्रॉप को ही मुंतकिल करने के लिए ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन से मेरा भी एक रिश्ता है। हमें पहली कच्ची क्लास पढ़ाने वाले, जिन्हें साईं एहसान कहा जाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनका ताल्लुक़ भी सूफियाबाद से ही था। मेरा ख्याल है कि ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ
रेलवे लाइनें, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ एक छोटे से होटल में बैठे हुए लोगों ने मुझे वीडियो बनाते देखा तो उनकी जुबान पर एक दबी हुई ख्वाहिश सवाल बनकर मचल उठी, क्या रेलवे स्टेशन दोबारा से बन रहा है? ले जी, टंडो जान मोहम्मद आ गया, लेकिन मुझे टंडो जान मोहम्मद जाने से पहले एक और मुकाम पर जाना है जो कि सैकड़ों साल कदीम है। मुझे यकीन है कि आप कुछ देर तक और मेरा साथ देंगे। वक्त हर चीज पर खाक डाल देता है। मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि शायद मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया हो। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर रिवायतें मुस्तनद ना भी हों तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ पर हमला करने के लिए जाते हुए या वापसी में यहाँ से गुजरा और उनके बहुत सारे सिपाहियों की यहाँ पर कब्रें हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं मौजूद हूँ टंडो जान मोहम्मद शहर से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर अकब में आमरी के कब्रिस्तान में। इन इलाकों में रहे, इन इलाकों में पले बढ़े, लेकिन इस तरफ कभी नहीं आए। इसकी सैकड़ों साल कदीम हिस्ट्री है। यहाँ जो खंडरात हैं वो तो सर मुतकाज़ी हैं इस बात के कि इन पर रिसर्च की जाए या तहकीक की जाए। कुछ कबूर जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये नहीं है, लेकिन इसके साथ सब पुराने खंडरात हैं। अगर हवा तेज़ ना चल रही होती तो यहाँ इंतहा का सुकून होता। या मेरे अकब में देख रहे हैं ये सारे, ये सब अब शायद इन पर कुछ इमारतें रही होंगी जो सरकर्दा फौजी शहीद हुए होंगे महमूद गजनवी की फ़ौज के, शायद उनकी यहाँ पर कब्रें हों। मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा। इंटरनेट पर मुझे जितना मवाद मिल पाया या जानकार लोगों से जितनी जानकारी मिल पाई वो इसमें मैं वॉइस ओवर करूँगा। हम सब की मालूमात के लिए, मेरी मालूमात में भी इजाफा होगा, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ अभी ये सब पुराना है। यहाँ पर सब कदीम कबूर है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मुश्तबा साहब बहुत पीछे रह गए हैं और ये कई किलोमीटर, मेरा ख्याल है कई किलोमीटर से मुराद तो 2-3 किलोमीटर का रकबा तो होगा। तो यहाँ थोड़ा सा खौफ का एलिमेंट ये है कि क्योंकि यहाँ आता जाता कोई नहीं है, तो यहाँ जंगली ख़ास तौर पर सांप, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सब पुरानी खबरें हैं और सैकड़ों साल पुरानी, जिनमें से अब यहाँ पर मुझे कोई तख्ती वगैरह मिल जाए तो। एक रिवायत के मुताबिक जब महमूद गजनवी सोमनाथ को फतह करने के बाद यहाँ से गुजरा तो यहाँ क़याम के दौरान उसके फौजियों में एक वबाई मर्ज फैल गया, जिसका शिकार होकर हज़ारों फौजी मारे गए। तो उन फौजियों को इज्तिमाई कब्रों में यहाँ दफन किया गया। इसी तरह एक कहानी और भी मशहूर है कि इन कब्रों में महमूद गजनवी ने बहुत सा सोना भी दफन किया था। इसी वजह से माजी करीब में बहुत से लोग यहाँ सोने की तलाश में कब्रें खोदते हुए भी नजर आए। तोहफ़तुल इकराम में बताया गया है कि शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने यहाँ एक इमली का पौधा लगाया था। यही वजह है कि आज तक उनके मुरीदैन यहाँ बाकायदगी से महफिल समा का इनेकाद करवाते रहते हैं। किसी ने बताया था कि यहाँ पर 8-8, 9-9 मीटर
या 8-9 फीट तो नॉर्मल होगा। उतनी बड़ी कब्रें भी हैं। खैर इस बात का तो रिसर्च में कोई सबूत नहीं मिल पाया कि कभी कोई इतने कद के लोग भी होते थे, लेकिन खुदा जाने। अरे इसने तो मुझे डरा ही दिया। ये कोई परिंदा था, यहाँ बैठा हुआ था खामोशी से। क्योंकि आप देख लें यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मुझतबा बहुत पीछे रह गया, कहीं मैं आगे निकल आया हूँ। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत एक्साइटेड कर देती हैं। तारीख़ी पर्सपेक्टिव जिनमें हो, कुछ हिस्ट्री छुपी भी हो, तो सर यहाँ जा बजा हिस्ट्री फैलेगी। वो जो टीले हैं, ये जिस तरह कोई मज़ार रहा है, और बाकी काफ़ी जो कब्रिस्तान है वो साथ में जो एक वो है पानी का, कोई सेम नाले का नहीं, पुरान शायद गुजरती है, उसकी वजह से ये काफ़ी हिस्सा उसमें भी चला गया होगा। सामने भी कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ तक पहुँचता हूँ। डिस्टर्बेंस हो रही होगी, यहाँ के जो कुछ परिंदों की आवाज़ें मुझे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मली कोई आता जाता नहीं है। अब ये देखें, ये क्या रहा होगा? ये कब्रें तो नहीं लग रही, शायद किसी इमारत के आसार हैं। मे भी इनके अंदर कब्रें हों, ये सब कब्रें ही हों जो लाल ईंटों से बनी हुई हैं। और इस तरफ तो अंदर ही अंदर जंगल में बहुत कुछ बिखरा हुआ है यहाँ। ओह मेरे खुदाया, इस कहाँ पहुंच गया हूं मैं? ये पीलू के दरख्त हैं, साथ में देवी है। आमरी तहजीब के आसार जामशोरों में वाक़या हैं, लेकिन आमरी के नाम से कब्रिस्तान टंडो जान मोहम्मद के पास है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं वो मकली के कब्रिस्तान से भी 300 साल पुरानी है। इस कब्रिस्तान के साथ ही कभी दरियाए पुरान बहता था और पुराने वक्तों में ज़्यादातर आबादियाँ पानी के सोतों के पास ही हुआ करती थी। कुल्हड़ा दौर में दरियाए पुरान का रुख बदला और आबादियों ने यहाँ से हिजरत कर ली, लेकिन कबूर पीछे छूट गए। ये सब पुरानी कब्रें। इस सामने उस तरफ पानी का वो जखीरा, उसके उस तरफ रोड है, उसकी आवाज़ें चल आ रही हैं मुझे। अगर वो आवाज़ें ना हो ना सर, आपको इसके अंदर घूमते हुए ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। ये देखा है आपने कभी? कोगा कहते थे हम इसे लड़ाने का एक गेम भी होता है, और यहाँ काफ़ी फैले हुए हैं। इसे इकट्ठे करते थे। ये सीपियाँ हैं। ये सीपियाँ क्या बताती हैं? यहाँ कोई पानी का ज़ख़ीरा रहा है, समंदर रहा है कभी यहाँ। तो सीपियाँ नॉर्मल ज़मीन में क्यों आएंगी? ये तो बहुत अरसे तक पानी जहाँ खड़ा रहे तो वहीं आनी चाहिए ना, उसी मिट्टी के अंदर। या यहाँ पर जो मिट्टी इस्तेमाल की गई है ये वहाँ से लाई गई है। यहाँ कभी समंदर होते थे, दरिया होते थे। ये बिना पानी के तो ये मुमकिन नहीं है। आपको शायद यहाँ पर हजारों कब्रें हों और हजारों की हजारों तारीखें हों। कुछ नए बाद में भी लोग बनाते रहे, लेकिन ये जो पुरानी वाली लाल ईंटों वाली है ये भी सैकड़ों के हिसाब से मुझे नजर आई है। मैं एक तारीख में घूम रहा हूं सर। आमरी का मुकाम, आमरी जो मुकाम, आमरी का दड़ा, आमरी का कब्रिस्तान, सब इसी के नाम है।
यहाँ घूमते हुए तसव्वुर ही तसव्वुर में आज से सैकड़ों साल पहले के माहौल का तजिया करते हुए, कभी अपने आप को उनके दरमियान महसूस करते हुए, मैं आमरी के कब्रिस्तान से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा ये सफ़र जारी है और मुझे अभी खुद सही से मालूम नहीं कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। तो सफ़र के इस पहले पड़ाव से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दूसरे पड़ाव में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।